Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of January 2025. स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग लग रहा है कि 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स से तैयार नहीं है, या जो लोग 2026 की यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बता रहा हूं हमने करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें साल भर का करंट अफेयर्स आपका रिवाइज होगा। अलॉन्ग विद जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो उसकी भी क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स मिलेगा, प्लस आपको पीडीएफ और नोट्स और वीडियो दोनों मिलेंगे, है ना। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, प्लस टेम्स आईएएस का जो ऐप होता है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग। 27 तारीख से क्लासेस में अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, 27 जनवरी से। 26 जनवरी तक थोड़ा परेड और ड्रिल में थोड़ा बिजी रहूंगा, इसलिए करंट में नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, 27 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को। सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज, इंडिया इंडोनेशिया सेट टू डिस्कस म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द टॉक्स। म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ, तो पहले तो एक डेट लिख लो कि म्यांमार में मिलिट्री कू कब हुई थी। तो फरवरी 2021 में, याद रखिएगा, म्यांमार में मिलिट्री कू कब हुई थी, फरवरी 2021 में हुई थी, जब ऑन्ग सैन सू की को रिप्लेस करके वहां पे मिलिट्री जंटा जो है उसने अपने टेक ओवर कर लिया। तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, ही इज द चीफ गेस्ट फॉर द 26 जनवरी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंडोनेशिया के साथ हमारे रिलेशंस हैं, उनके साथ साथ जो आसियान में हो रहा है कंट्रीज में, उनको भी डिस्कशन किया जाएगा। तो इसलिए मिलिट्री जंटा के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा म्यांमार का। थोड़ा सा मैं आपको इंडोनेशिया की ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ। तो इंडोनेशिया एक आर्किपेलागिक नेशन है। आर्किपेलागिक मतलब कि एक वॉल्केनिक आइलैंड आर्किपेलागो है। तो इसका जो ओरिजिन होगा वो वॉल्केनिक होगा, है ना। तो याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछता है कि ओरिजिन क्या है, तो वॉल्केनिक नेचर का है। और इसके लैंड बॉर्डर जो है वो मलेशिया, पापा न्यू गिनी और तिमोर लेस्ते के साथ शेयर करता है। लैंड बॉर्डर्स मलेशिया, पापा न्यू गिनी और तिमोर लेस्ते के साथ शेयर करता है। और मैरीटाइम बॉर्डर्स ये इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ शेयर करता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडोनेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्किपेलागो है विद ओवर 17,000 आइलैंड्स। इसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी एंड न्यू गिनी ये सारे आते हैं, है ना। इट्स आर्किपेलागो में अलग अलग वॉल्केनिक आइलैंड्स जो हैं वो एक साथ मिले रहते हैं। एंड दिस कंट्री लाइज बिटवीन पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में है। एंड इट्स अ क्रिटिकल मैरीटाइम रूट, ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैरीटाइम रूट है ये। वर्ल्ड्स 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है विद ओवर 270 मिलियन पीपल। जावा आइलैंड जो है, इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस आइलैंड, है ना। जावा आइलैंड इसमें जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है। एंड द कैपिटल इज जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। एंड इसको रिलोकेट कर रही है गवर्नमेंट, प्लान कर रही है नुसंतारा, है ना। एंड इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इज द मेंबर ऑफ G20 एज वेल। तो G20 का मेंबर भी है इंडोनेशिया, तो ये भी आपको याद रखना है। मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ पे पाम ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस, कोल माइनिंग, टेक्सटाइल, टूरिज्म, ये सब रहेगी। लैंग्वेज यहाँ की भाषा है, इंडोनेशिया में लैंग्वेज इज भाषा, तो ये भी आप याद रखिएगा। भाषा जैसे होते हैं ना, तो वैसे ही भाषा है ना। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री वो यही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द फैक्ट्स ऑफ इंडोनेशिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट प्रलय। प्रलय इंडिया की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इट विल बी शोकेस्ड इन द रिपब्लिक डे परेड। याद रखिएगा, DRDO ने इसको बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। एंड दे विल शोकेस प्रलय विच इज एन इंडिजिनस शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। याद रखिएगा, इंडिजिनस शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, और रिपब्लिक डे में इसको शोकेस किया जाएगा। प्रलय बनाई गई है इंडियन आर्मी के लिए and for the Air Force, and it is the first ballistic missile in India's arsenal for conventional strike. इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है, याद रखिएगा। रेंज इज 400 किलोमीटर्स। एंड प्रलय एड्स टू द ब्रह्मोस एंड प्रहार मिसाइल्स ऑलरेडी देयर इन द इन्वेंट्री। तो ऑलरेडी हमारे पास ब्रह्मोस और प्रहार है, उसके साथ हमने एक नई ऐड कर दी है प्रलय के बारे में जो लाइन है, उसकी टैगलाइन जरूर याद रखिएगा। इंडिया की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, इट्स अ क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, प्रलय के अलावा एक और चीज है, आर्मी का जो बैटल सर्विलेंस सिस्टम है, बैटल सर्विलेंस सिस्टम संजय, इट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ परेड। तो याद रखिएगा, संजय अगर कोई पूछे तो ये आर्मी का सर्विलेंस सिस्टम है, बैटल सर्विलेंस सिस्टम है। और प्रलय कोई आपसे पूछे तो प्रलय इज द फर्स्ट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज है निर्भय।
निर्भय जो है लॉन्ग रेंज सबसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। निर्भय इज लॉन्ग रेंज सबसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। उसकी रेंज है 1000 किलोमीटर है, ठीक है, लॉन्ग रेंज है 1000 किलोमीटर की, और प्रलय की जो रेंज है वो है 400 किलोमीटर की। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज। आगे मूव करते हैं। नीड्स टू टैकल द इशू ऑफ सोशल मीडिया पोल्यूशन। अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे राजीव कुमार, उनका कहना है कि एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की जरूरत सोशल मीडिया के लिए भी है ना। जैसे आपने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान देखा होगा, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का हिस्सा है, मतलब कि जो दिल्ली पोल्यूशन है उसके लिए बनाया गया था, GRAP। तो वो उन्होंने कहा कि यही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, वही वाला नहीं, मतलब नाम उन्होंने दिया कि ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान सोशल मीडिया के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ना, वैसे ही सोशल मीडिया भी पोल्यूटेड है। और सोशल मीडिया को पोल्यूट कौन कर रहा है? तो सोशल मीडिया को पोल्यूट कर रहा है जो फेक, अनवेरीफाइड, मिसलीडिंग नैरेटिव्स हैं विच आर डिसरप्टिव बाय डिजाइन, ये सोशल मीडिया को पोल्यूट कर रहे हैं। व्हाट इज पोल्यूटिंग सोशल मीडिया? द फेक, अनवेरीफाइड, मिसलीडिंग नैरेटिव्स विच आर डिसरप्टिव बाय डिजाइन। तो ये उनका कहना है। इसी कारण से उन्होंने कहा कि एक वो भी है। तो अभी हो क्या रहा था मैं आपको बता दूं। हो ये रहा था कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हो रहा है। 13 कंट्रीज की इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं दिल्ली में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ 13 कंट्रीज। वहाँ पे उन्होंने दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 साइन भी हुआ है, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ 2025, ठीक है ना। तो वहाँ पे कमिटमेंट किया गया है फॉर अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस। फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन। तो इलेक्शंस की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। उड़ीसा टॉप्स द नीति फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो अब याद रखिएगा, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स निकाला गया है और ये पहला फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है। इट इज द फर्स्ट FHI। तो याद रखिए, तो लिखा भी है नीति आयोग फर्स्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। और यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को रैंक किया गया है। अब रैंकिंग में आपको बता दूँ, रैंकिंग टॉप परफॉर्मर्स हैं, फिर परफॉर्मर्स हैं, फिर अचीवर्स हैं और नॉन परफॉर्मर्स हैं, ठीक है ना। तो जो टॉप परफॉर्मर्स स्टेट हैं उसमें है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। दे आर द फ्रंट रनर्स। ये फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, कैटेगरी से पहले समझ लो, फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में आते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। हाँ, ये वाले। तो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, दे आर द फ्रंट रनर्स कैटेगरी। देन तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दे आर परफॉर्मर्स, ठीक है ना। एंड ये रिपोर्ट निकाली थी अभी रिसेंटली, अभी ये रिपोर्ट रिलीज की थी 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पानगरिया ने। अरविंद पानगरिया याद रखना 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं। उड़ीसा ने इसमें एक्सेल किया है फिजिकल हेल्थ में विद द हाईएस्ट ओवरऑल इंडेक्स। तो जो अचीवर कैटेगरी है उसमें उड़ीसा ने टॉप किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले। देखो, परफॉर्मर में है तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार एंड हरियाणा, ठीक है। एस्पिरेशनल में है केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। जो यहाँ पे फर्स्ट रैंक है वो देखो उड़ीसा को दी गई है। फर्स्ट उड़ीसा है, देन सेकंड छत्तीसगढ़ है, देन थर्ड आपका यहाँ पे थर्ड जो है वो गोवा है। फोर्थ आपका कौन सा है? फोर्थ आपका लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? 1 2 3 फोर्थ तो मुझे लिखा नहीं दिख रहा है। झारखंड दिख रहा है, झारखंड है। फिफ्थ गुजरात है, सिक्स्थ देखो महाराष्ट्र है एंड सेवन्थ उत्तर प्रदेश है, एट्थ तेलंगाना है, नाइन्थ मध्य प्रदेश है ना। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। फ्रंट रनर्स कैटेगरी में कौन कौन से हैं? तो ये हैं ग्रीन ब्लू वाले। अचीवर कैटेगरी में कौन कौन से हैं? तो वो रेड वाले हो, ठीक है ना। देन परफॉर्मर कैटेगरी में कौन से और एस्पिरेशनल कैटेगरी में कौन से? तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग का याद रखना, उड़ीसा टॉप किया, ये याद रखना। इतना अगर आपको याद है तो दिक्कत नहीं है। एट 75 द कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये जो एडिटोरियल इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑथर ने कुछ पुराने जजमेंट्स के बारे में बताया है। डिसेंटिंग ओपिनियन ऑफ जस्टिस एस फजल अली इन AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, ठीक है ना। जस्टिस एस फजल अली AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में उन्होंने कहा था कि पर्सनल लिबर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा सेंट्रल होती है ना। द सेंट्रलिटी ऑफ पर्सनल लिबर्टी, है ना। और ये चीज़ बाद में पुट्टस्वामी जजमेंट में भी आई और वैलिडेट भी हुई। पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, जब उसको रिकग्नाइज किया गया केस पुट्टस्वामी केस 2017 में, ठीक है।
एंड केस जो जस्टिस फजल अली थे, उनका डिसेंट जो था इट वाज फोकस्ड ऑन पर्सनल लिबर्टी, एंड उन्होंने कहा था ये कि बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल कॉर्नर स्टोन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस, है ना, और फंडामेंटल राइट का नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, जैसा कि ए.के. गोपालन केस में हुआ था फंडामेंटल राइट्स का नैरो इंटरप्रिटेशन, तो वो नहीं होना चाहिए। अब ऑथर ने कहा कि जो आर्टिकल 21 है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, एंड उसका बहुत ज़्यादा वायलेशन किया जा रहा है बाय द स्टेट, और वो कैसे किया जा रहा है, बाय यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि वो डिसेंट को एक तरीके से रोकता है। इट इज़ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ दैट सप्रेसेस द डिसेंट एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इन्होंने इसको कहा है कि दिस इज अ जुडिशियल पैराडॉक्स। तो एक तरफ तो आप डिसेंट को बोलते हैं कि होना चाहिए, दूसरी तरफ आप डिसेंटर्स के अगेंस्ट ही इस तरीके से अटैक करते हो, है ना। डिसेंट इंपॉर्टेंट भी है, कई जजमेंट से ये भी क्लियर हुआ है कि डिसेंट के कारण मतलब गवर्नमेंट सही से काम करती है, डिसेंट होना चाहिए, लेकिन वहीं पे जब डिसेंट कोई करता है तो आप उसको फिर इस तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में फंसा करके या किसी तरीके से किसी दूसरे चीज़ों में क्रिमिनलाइज करके उसकी तो फिर जिंदगी बर्बाद करते। तो दिस इज अ जुडिशियल पैराडॉक्स, दोनों चीज़ें मतलब दोनों तरीके की बात हो रही हैं। तो ऑथर ने वही बोला है कि एक अगर आप देखें जो पर्सनल लिबर्टी है उसकी मतलब उसके किस तरह वायलेशंस किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑथर ने NTCAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके प्रोटेस्टर्स के उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन सब के बारे में ऑथर बताया कि दे आर फेसिंग प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन अंडर एंटी टेरर लॉज। अब ये एंटी टेरर लॉज में ये लोग जेल में है ना, और ना इनकी बेल हो रही है ना कुछ हो रही है। तो 500 दिन हो गए, 600 दिन हो गए, 1.5 साल 2 साल, है ना, 3 साल। तो इस तरीके से ऑथर ने वही कहा है कि दे आर फेसिंग जेल टर्म फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम एंड जस्ट बेस्ड ऑन दैट, एंड इस तरीके से आप ना डिसेंट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ऑथर ने वही बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो हैं दे आर एक्चुअली कॉलोनियल लेगेसी इन इंडिया, है ना, और एक तरीके से कॉलोनियल लेगेसी है ये, एंड ओवर द ईयर दीज लॉज हैव प्रोलिफरेटेड एंड दे आर इनेबलिंग आर्बिट्ररी अरेस्ट्स एंड प्रोलॉन्ग कस्टडी ऑफ द डिसेंटर्स। तो बहुत ज़्यादा अरेस्ट लोग हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग कस्टडी में जा रहे हैं, है ना, और ये इट इज़ परपिचुएटिंग अ प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट, है ना, एक तरीके से पनिशमेंट को ये वो कर रहा है। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा एथिकल क्राइसिस के बारे में इन्होंने भीमा कोरेगांव के अरेस्ट के बारे में बताया कि वो भी एक तरीके से इसी तरीके के अरेस्ट थे, एंड ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनजस्टिस है एक तरीके से, मतलब जब स्टेट खुद ही इनजस्टिस कर रहा है तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनजस्टिस है, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को होल्ड करे, है ना, जहाँ पे प्रीएम्बल में लिखा गया है ना कि जस्टिस लिबर्टी डिग्निटी एंड लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो आप ये सब प्रोवाइड करो ना कि दे आर नॉट मेयरली वर्ड्स, ये मेयरली वर्ड्स तो है नहीं, तो इनको प्रोवाइड करो। दिस वाज द थिंग विच वाज मेंशन्ड इन द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। ये बिल्कुल आप छोड़ देना जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ, है ना, मत पढ़ने की कोशिश करना। इंडियन यूरोपियन बिजनेस फोरम कॉल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ई स्पोर्ट्स गेमिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो इंडिया के बारे में एक सजेशन दिया गया है कि उन्होंने कहा कि भाई जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, जो बहुत जल्दी बहुत स्पेसिफिकली ग्रो कर सकती हैं। तो इसमें ई स्पोर्ट्स, गेमिंग, म्यूज़िक इंडस्ट्री हैं, तो उनके लिए कहा गया कि प्लीज़ रिकॉग्नाइज दीज इंडस्ट्रीज़ एंड आप बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम ने इसको कहा है, एंड उन्होंने कहा कि भैया अगर आप गेमिंग और ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो तो इट कैन ब्रिंग 1/5 ऑफ द जीडीपी, 1/5 ऑफ द जीडीपी इंक्रीमेंट कर सकता है। तो दैट इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। After Ro Jaffna restored in India, India built cultural centers name in श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका में कल्चरल सेंटर है जिसको इंडिया ने बनाया था। तो पहले इसका नाम जाफना कल्चरल सेंटर हुआ करता था, तो अभी रिसेंटली इसको रीनेम करके थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर कर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, जाफना एक्चुअली नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है। जब श्रीलंका का आप मैप देखेंगे ना तो सबसे नॉर्थ में आपको जाफना ही दिखेगा। तो जाफना में एक कल्चरल सेंटर था जिसका नाम जाफना कल्चरल सेंटर था, उसका बदल करके नाम अभी थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर रख दिया। इस कारण से वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, तो अब उसका नाम फिर से बदल दिया गया है। इंडियन एम्बेसडर ने अनाउंस किया, इसका नाम अब फिर से हो गया है जाफना थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर। तब दोनों का नाम आ गया, जाफना
थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर, थिरुवल्लुवर का नाम पता है ना, थिरुकुरल जिन्होंने लिखी है ना, थिरुकुरल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर भी है तमिलनाडु का। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बेलारूस इलेक्शन के बारे में आया है। बेलारूस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दो, बेलारूस पहले पार्ट था सोवियत यूनियन का, और 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो फिर वो अलग हुआ। और बेलारूस का मैं एक बार बॉर्डरिंग आपको मैप भी दिखा दूं। बेलारूस देखो बॉर्डरिंग है रशिया, पोलैंड, यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया, तो इन कंट्रीज़ के साथ ये टच करता है। देखो यहाँ पे लिखा है सैंडविच बिटवीन रशिया, यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। और लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड तीनों नेटो मेंबर्स हैं, ये भी याद रखना कि लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ये तीनों नेटो मेंबर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंबर्स पूछे जा सकते हैं कभी भी आपसे, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड, है ना। और बेलारूस काफ़ी क्लोज है टू रशिया, ये भी आप याद रखेंगे, इट्स क्लोज टू रशिया, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।